क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत इकोनॉमिक प्लानिंग, हाँ, जिसे हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, वह करना बंद कर चुका है। हाँ, अब हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि पहले शुरू हुई थी आज़ादी के बाद, वो बंद हो चुकी है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि जो 5 ईयर प्लान हमने बनाया था, ये रशिया को देखकर, रशिया में हुई 5 ईयर प्लानिंग की ग्रोथ को देख करके भारत ने अडॉप्ट किया था। क्या आप ये भी जानते हैं कि 5 ईयर प्लान के क्या अचीवमेंट्स थे और इसके क्या फेलियर्स रह गए? तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हाँ, इसमें प्लानिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्लानिंग जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय हुम इज टू बी डन। तो क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो क्या बात करते हैं? तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक कॉन्शियसली प्लान्ड एफर्ट है, एक सोची समझी तरीके से एफर्ट है कंट्री का, किसी रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके कोई एक गोल को अचीव करने का मकसद, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। आइए बुकिश डेफिनेशन भी देख ले। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? एक कॉन्शियसली मतलब जिसके बारे में हमने बहुत समझा है, जिसके बारे में हम पूरा तरह से अवेयर है। तो इट इज अ कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। जब हमारे देश में सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक सोची समझी रणनीति है। एक ऐसा एफर्ट जिसको हम क्या करना चाहते हैं, एक निश्चित, एक प्री डिटरमाइंड एंड अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ या गोल के साथ काम करना, वो भी विद इन दी गिवन टाइम। तो अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। हमारे देश में प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी बनाई गई, एक गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई, जिसको ये काम सौंपा गया। बनाई गई थी 1950 में, और ये भारत के लिए 5 पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। पहला 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 1951, और ऑब्वियस सी बात है एंड होने वाला है 31 मार्च 1956। तो आइए जाने कि ये 5 ईयर प्लान क्यों बनाया, क्या इसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। सबसे पहला गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि ये प्लान लॉन्ग टर्म प्लान है तो गोल्स भी लंबे होंगे, गोल्स भी बड़े होंगे। भारत अभी नया नया आजाद हुआ है और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ गोल्स हैं। पहला गोल्स होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका मतलब है नेशनल इनकम इंक्रीज करना, इसका मतलब है पर कैपिटा इंक्रीज करना, क्योंकि उस समय देश गरीब था। हाँ, अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया था, हमारे रिसोर्सेस पूरे खत्म कर दिए थे। तो नई तरीके से क्या करना, देश को क्या करना, इनकम इंक्रीज कराने देना। तो रैपिड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, टोटल इनकम एज वेल एज दी पर कैपिटा इनकम, ये पहला पर्पस या ऑब्जेक्टिव था। दूसरा पर्पस था देश में उस समय, क्योंकि मैंने कहा देश नया नया आजाद हुआ था, अब देश में बेरोजगारी थी। क्यों बेरोजगारी थी? क्योंकि देश में इंडस्ट्रीज नहीं थी, देश में सर्विस सेक्टर लगभग ना के बराबर था, और एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स था सिर्फ एग्रीकल्चर, और देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। तो उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश में लोग अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड होंगे तो क्या देश के रिसोर्सेस का हम अच्छा यूज कर पाएंगे? नहीं। और इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मकसद है देश के रिसोर्सेस को प्लान्ड वे में इस्तेमाल करना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने तय किया कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम्स। क्योंकि देश में कुछ बहुत रिच थे तो ज्यादातर बहुत गरीब थे, तो रिच और पुअर का जो गैप है, इसका नाम है डिस्पैरिटी। ये जो इनकम और वेल्थ का जो गैप था, सरकार इसको भी रिड्यूस करना, ये भी एक मकसद था 5 ईयर प्लान का। और क्या चाहती थी? गरीबी दूर करना चाहती थी। पॉवर्टी इज अ कंडीशन व्हेन
द पीपल आर अनेबल टू मीट द बेयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो अगर कोई जीवन की जरूरत ही नहीं पूरी कर पा रहा है तो क्या लगता है देश की ग्रोथ, तरक्की, एम्प्लॉयमेंट सब किसी के कोई मायने नहीं है। तो पावर्टी दूर करना, पावर्टी एलिवेशन करना गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा एक मकसद हो गया। इसका मकसद शुरुआत होती है 4th 5 ईयर प्लान से, क्योंकि फर्स्ट 4th 5 ईयर प्लान तक गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने का मतलब समझ लिया था कि अगर ये इंक्रीज हो रही है तो मान लिया जाएगा कि देश में गरीबी दूर हो रही है। पर याद रखिएगा यहां पर वो मिस्टेक हो गई थी। उनका मानना था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, जब देश अमीर होगा तो उसका फायदा लोअर लेवल ऑफ पॉपुलेशन तक, पुअर एंड वीकर सेक्शन तक पहुंचेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। समझ गया ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट को पावर्टी एलिवेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ा। और क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी गवर्नमेंट का इस प्लानिंग के लेकर के? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां हर एक को एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, किसी को कोई क्या हो, हाँ, अनड्यू एडवांटेज न मिले, सब बराबर है। कानून की नजरों में नहीं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। और देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, कोई मोनोपोलिस्टिक न बन पाए, कोई सिंगल मार्केट लीडर न बन पाए, या सारा वेल्थ एंड रिसोर्सेज किसी एक के पास ना चला जाए, ये सब चेक करना। क्योंकि जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा, वहां एक्सप्लॉइटेशन होगा। इसीलिए गवर्नमेंट सोशलिस्ट पैटर्न अर्थात सोसाइटी के ओवरऑल वेलबींग पे बिलीव करती, समाज का रिसोर्सेज समाज के पास रहे, ये चाहती थी गवर्नमेंट। और क्या है, एक और ऑब्जेक्टिव है, वो है मॉडर्नाइजेशन। याद रखिएगा, मॉडर्न का मतलब आप बहुत सारे अलग अलग लेते हैं। अगर कोई छोटे कपड़े पहन रहा है तो क्या वो मॉडर्न है? जवाब है नहीं। आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, आपके मेंटल प्रोसेस को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ये है मॉडर्नाइजेशन। सर वो कैसे होगा? आइए समझाते हैं कैसे गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन लाना चाहती थी कि पहला कि सेक्टोरल शिफ्ट हो जाए, हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना करें, बल्कि हमारा डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर क्या हो, इंप्रूव हो। ये एक तरीका है मॉडर्न बनाने का। दूसरा क्या करने का तरीका है, लोगों का आउटलुक चेंज करना है, एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। अब आता है, तो ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब जो हेडिंग आ रही है कि क्या 5 ईयर प्लान्स में क्या एक मकसद रहा है। हर 5 ईयर प्लान किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए बनाया गया है। हर 5 ईयर प्लान में 5 सालों के लिए सरकार ने अपने लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। यही तो डेफिनेशन कहती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में सरकार कुछ पर्टिकुलर गोल अटेन करना चाहती थी विद गिवन रिसोर्सेज। तो क्या है वो गोल्स, आइए एक एक 5 ईयर प्लान के बारे में बताएं। 12 5 ईयर प्लान है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान, इस समय देश नया आजाद हुआ है, देश में हाँ हिंदूज या इवन कुछ मुस्लिम्स भी जो बाहर रह रहे थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, वो इंडिया में आए। तो देश में रिफ्यूजीज आए, देश में बंटवारा हो चुका था, देश की बड़े क्रॉप ग्रोइंग एरिया जो कि पंजाब के रूप में हुआ करता था, वो उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। देश में फूड शॉर्टेज, देश में महंगाई। तो अब 5 ईयर प्लान का क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद तो यही था कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारो, नेशनल इनकम को इंक्रीज करो। क्योंकि अभी देश एकदम गरीब था, एकदम इतना पुअर था कि देश के पास अपने लोगों के लिए कपड़े तक नहीं। भारत के पास पिन से प्लेन हर कुछ इंपोर्ट हो रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान तक। तो सबसे पहले लोगों का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना था। सेकंड 5 ईयर प्लान आया, देश अब आजादी के दर्द से धीरे धीरे आगे निकल चुका है। इस 5 ईयर प्लान की फिलॉसफी थी इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात देश में खुद की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना। क्योंकि इससे पहले तक हम सब कुछ पिन से प्लेन तक क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, और वो भी बेसिकली इंग्लैंड से कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बनाया था।
आजादी देने के बाद हम इंडस्ट्री कि रातों रात कोई इंडस्ट्री नहीं खुलने वाली है, रातों रात कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आने वाली है। वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही आया था। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया कि हम भारत में इंडस्ट्रीज डेवलप करें, हम अपने खुद के क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे बजाय इंपोर्ट करने। ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का गोल था। थर्ड 5 ईयर प्लान आया। थर्ड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था देश को सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। आज भी गवर्नमेंट कई बार कहती है आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आप सुने होंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसे मेक इन इंडिया कहते हैं, सुना होगा ना। तो उसका पर्पस यही है, देश को इंपोर्ट करने की बजाय क्या करना पड़े, अपने ही देश में क्या हो वो गुड्स बन जाए। इंस्टेड ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, लेट अस मेक द गुड्स इन अवर होम कंट्री। ये गवर्नमेंट का इसमें मेन पर्पस था, देश सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बन जाए। और इसके लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है और इंडस्ट्री को। देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था, पर थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, दोनों को गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। पर थर्ड के बाद फोर्थ तुरंत 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं हो पाया। बीच में क्या आया, 66 से 69, ये लगभग 3 साल का जो एरा था, वो नो रेगुलर प्लान, 5 ईयर प्लान नहीं बने, बल्कि प्लान हॉलीडेज घोषित कर दिए गए। इन सालों में एक एक साल का एनुअल प्लान बनाया गया बजाय 5 ईयर प्लान के। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों नहीं बनाया गया, तो उस समय भारत इंडिया चाइना वॉर हुआ था। उस दौरान भारत के पास रिसोर्सेस कम पड़ गए थे, गवर्नमेंट अलग तरीके से परेशान थी और वो 5 ईयर प्लान नहीं कर पाई। फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का पर्पस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, अर्थात देश के ग्रोथ को भी इंप्रूव करना है, नेशनल इनकम को भी बढ़ाना है, पर साथ में देना क्या है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और फॉरेन असिस्टेंस पे विदेशी कोई भी हेल्प लिए बना, सब कुछ क्या होना चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए, इंडस्ट्रीज इंडिजिनस होनी चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी हमारे भारत की अपनी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा गोल था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आते आते कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी बन चुकी थी। हाँ, आपने नाम सुना होगा, ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनकी दादी का नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और यही इसका भी मेन गोल था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का गोल था पॉवर्टी का रिमूवल करना, गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए, सेल्फ रिलायंस लगातार चल रहा है 3 5 ईयर प्लान से, देश क्या हो, खुद पर निर्भर हो, विदेशी चीजों पे डिपेंडेंस बंद करे। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आया। इस 5 ईयर प्लान के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट गिर चुकी थी और बीच में ही जनता पार्टी उस समय एक मेजर पार्टी थी, वो चुनी गई। बट वो भी क्या कर पाई, 5 ईयर तक रन नहीं कर पाई, बीच में जनता गवर्नमेंट भी गिर गई। फिर से देश में इलेक्शन हुए, तो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही देश में बहुत टर्मोइल हुआ, हाँ, पॉलिटिकली बहुत टर्मोइल हुआ। पर फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी इस सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में बहुत चेंजेस आए। क्या आया, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो ग्रोथ था, और वो ग्रोथ हुआ, बड़े कमाल की बात है। और इकोनॉमी ने ऑलराउंड प्रोग्रेस कर दिया। सोच लीजिए, इतना पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने के बाद भी, यही तो कमाल है 5 ईयर प्लान्स का। आया सेवेंथ 5 ईयर प्लान। इस बार सेवेंथ 5 ईयर प्लान में सरकार ने एक इमीडिएट गोल रखा कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करो, क्योंकि देश में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और फूड ग्रेन की देश में शॉर्टेज हो रही थी। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, लोगों को जॉब्स क्रिएट करने हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, क्योंकि देश में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही थी। ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेरी लो था, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अर्थात सरकारी कंपनियां थी, ज्यादातर लॉसेज में चल रही थी, सिक इंडस्ट्रीज हो रही थी, और देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ चुकी। देश का फॉरेन रिजर्व सबसे लोएस्ट इसी दौरान बच चुका था। हाँ, देश का रिसोर्सेज सबसे लोएस्ट था, फॉरेन रिजर्व सबसे लोएस्ट था, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट थी इस पीरियड के दौरान। नेक्स्ट आया एट्थ 5 ईयर प्लान। ये एट्थ 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान था,
क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ ये रहा, एलपीजी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अर्थात गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे खोल दिए, देश के दरवाजे खोल दिए। अब फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को भारत में आने की छूट दे दी। अब 1991 के बाद ही सोनी, एलजी, फिलिप्स, सुजुकी या जो भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में काम कर रही, वो सब आई 1991 के बाद, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया। तो गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्लान छोड़ दिया कि इस न्यू इकोनॉमिक प्लान को देश में इंप्लीमेंट करेंगे। और कमाल की बात बता दें, कमाल की बात ये बता दें कि एलपीजी लागू होने से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होने लगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा देश के अंदर आई। देश की जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको देश ने बच लिया। अभी आप सुने होंगे कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे। पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस मालूम है कितने हैं? 256 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल। तो इमेजिन कर लिए कितनी महंगाई है वहाँ पर। वहाँ पर आलू, हाँ पोटैटो 200 रुपये किलो है, आपके देश में शायद 10 रुपये किलो है आजकल। क्या कहना चाहते हैं? तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में, आपके पड़ोस में। तो हमने उस दौर को यस बिता लिया, 1991 के दौर को, और आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आज हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट है। आज हमारा नेशनल इनकम वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट। चलिए, तो वन ऑफ द रीजंस ये प्लान भी हैं, ये प्लानिंग ने उसको ये कारण बनाया हमें देश को। तो अब आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का 4 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना, रीजनल बैलेंस करना। कुछ रीजन कंट्री के बहुत डेवलप्ड हो गए थे, गुजरात, महाराष्ट्र बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप हो गए थे। साउथ का रीजन तमिलनाडु बहुत डेवलप्ड हो गया था। अब यहाँ पे आ जाइए, बिहार में आ जाइए, नो जॉब्स, नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया था, इसको दूर करना था। और अगेन सेल्फ रिलायंस हम छोड़ नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जा रहा है। 10th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान हमारे देश का एक बहुत बहुत अचीवमेंट वाला प्लान था, क्योंकि इस समय हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके थे। भारत दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाला इकोनॉमी बन चुका था। हमने टारगेट रखा था 8% ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, और आपको कमाल की बात बताएं, हम इसे अचीव भी कर गए। हाँ सच में 8% ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम। फिर आया 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ तेज भी करनी है और इंक्लूसिव करनी है, अर्थात हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज की करनी है, इंडियन मासेस की करनी है ग्रोथ। और इसने भी टारगेट रखा कितना? 10% ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जस्ट देखिए कमाल है ना, डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमने रखी अपने लिए। और आखिरी 12th 5 ईयर प्लान इज द लास्ट 5 ईयर प्लान। इसके बाद हाँ, प्लानिंग करना, 5 ईयर प्लान बनाना हम बंद कर देंगे। क्या देश की ग्रोथ करना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, जो 5-5 सालों के लिए प्लान बना रहे हैं, मैं बस बोल रहा हूँ, वो बंद हो जाएगा। ये प्लानिंग कमीशन नाम की जो संस्था है जिसने 5 ईयर प्लान बनाना था, इसको बंद कर देंगे। तो 12th 5 ईयर प्लान, इसका मेन मकसद अगेन पॉवर्टी को रिड्यूस करना था बाय 10%, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था 50 मिलियन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ करना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ के लिए प्राइवेट को इंक्लूड करना, प्राइवेटाइजेशन करना। इसकी वजह से ही आज प्राइवेट सड़कें बना रहे हैं, हाँ बड़े बड़े हाईवेज प्राइवेट कंपनीज बना रहे हैं, और इवन आपको पता हो एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। हाँ, रिलायंस के पास एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट रिलायंस के पास है। उसी तरह अदानी ने भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स टेक ओवर कर लिए गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में प्राइवेट को इंक्लूड कर दिया। अब इतनी सारी प्लानिंग बनाई, क्या कुछ उसके हासिल हुआ? हाँ, बहुत बहुत देश के फायदे हुए, देश को सच में बहुत लाभ मिला। सबसे पहला लाभ क्या मिला? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए, शुरुआत में नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी। शुरुआत में नेशनल इनकम देश की कितनी थी? 0.7%। पर बाद के ईयर्स में, बाद के 5 ईयर प्लान्स में नेशनल इनकम 8%, 10% तक इंक्रीज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। और क्या हुआ? देश की नेशनल इनकम का जो मेजर हिस्सा था, अब वो एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा है, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है
और सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ये एक साइन है जो ये बता रही है कि देश बहुत तेजी से मॉडर्न हो रहा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, वहां पर प्राइमरी सेक्टर से जो इनकम है वो बहुत कम है और सबसे मेजर इनकम है मैन्युफैक्चरिंग या उससे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर, और यही हम भी कर रहे हैं। हमारा सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ये एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है देश। तीसरा, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हुआ। हाँ, 2.5% से 3.5% रेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ है। हालांकि मुझे लगता है ये नंबर बहुत कम है, बट स्टिल द ग्रोथ इज देयर। और क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि भारत एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर फार्मर्स जो थे वो सबसिस्टेंस छोड़ करके मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग करने लगे, अर्थात सिर्फ अपने लिए नहीं उगाएंगे, अब मार्केट के लोग आएंगे। फार्मर्स ने नई नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फार्मर्स नए और मॉडर्न रिसोर्सेज को, मशीनरी को अपने खेतों में यूज कर रहे हैं। सोच लीजिए, इंडियन फार्मर्स ने मॉडर्न टेक्निक एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है और क्या फायदे मिले। इंडस्ट्रियल चेंजेस इसमें फायदा हुआ। हमारे देश की इंडस्ट्रीज आज वर्ल्ड की टॉप 5 इंडस्ट्रीज में आती हैं। हाँ, इंडिया इज टॉप 5 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो हमारे इंडस्ट्री का सिनेरियो ही पूरा चेंज हो गया। आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड की हर बड़ी कंपनी हमारे भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है। अब वो चाहे एलजी हो, चाहे वो सोनी हो, इवन एप्पल हो। हाँ, एप्पल के आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में बहुत तेजी से ग्रो कर। चलिए, 6 पॉइंट क्या अचीवमेंट था, ये चल रहा है। 6 पॉइंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो लोगों की सेविंग्स बढ़ी हैं। शुरुआत में 1950-51 में सिर्फ 9.3% सेविंग हुआ करती थी। अब सेविंग कितनी हो गई है? 39। अब 4% से ज्यादा का जंप। क्या इंप्रूवमेंट आया, शानदार। अर्थात देश में कैपिटल की कमी नहीं होगी अब, क्योंकि सेविंग से ही क्या होता है, कैपिटल आती है, पूंजी आती है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है। तो देश में बहुत अच्छी ग्रोथ है कैपिटल फॉर्मेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, इन सब में गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया। भारत बहुत तेजी से इन सब में इंप्रूवमेंट ला रहा है। हाँ, आज कम्युनिकेशन के मामले में तो हम शायद वर्ल्ड के लीडर भी हैं। सॉफ्टवेयर में तो हमारा कोई टक्कर भी नहीं है। तो वी आर डेवलपिंग वेरी वेरी फास्ट रेट। आइए, सब तारीफ हो गई, 5 ईयर प्लानिंग की तारीफें सर आपने बहुत कर दी, सर कुछ बुराई भी बताइए। आइए शुरू करते हैं। कुछ फेलियर्स, अर्थात जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, क्या उसमें कमी रह गई। सबसे बड़ा फेलियर है ग्रोथ रेट इतनी नहीं थी। हाँ, मैंने बताया कि ग्रोथ रेट तो बाद के 5 ईयर प्लान में अच्छी थी ना, शुरुआत के 5 ईयर प्लान का क्या हुआ? तो वही लिखा है कि ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज नोटेबल, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर नीड एंड टारगेट ग्रोथ हैज नॉट बीन वेरी हाई। अभी हमारी नीड और हाई की है, ठीक है। ग्रोथ रेट लो रही है, कम से कम पहले 4 5 ईयर प्लान तक। नेक्स्ट आता है फेलियर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे 5 ईयर प्लान्स में कि हम एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव करेंगे, 50 मिलियन जॉब्स देंगे, पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे, बट देखो 269 मिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़ लोग, आज भी देश के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी इज स्टिल अ बिग चैलेंज इन द कंट्री। नेक्स्ट है फेलियर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। मिलता जुलता पॉइंट है। देखिए, रोजगार नहीं होगा तो आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप गरीब होंगे, दोनों ही। तो एम्प्लॉयमेंट अभी भी देश में क्या है, नहीं है। अभी भी हमारे यंग एजुकेटेड लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आपको दिखाई भी देते हैं। आप मार्केट में जाइए, देखिए बहुत सारे लोग आपको वेले, खाली मिलेंगे, उसके पास जॉब्स नहीं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम रूरल एरियाज में है और सेमी अर्बन सिटी। लार्ज इनइक्वालिटीज, अगेन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान का एक गोल रखा था, क्या करना है, इनइक्वालिटीज को मिटाना है, देश को सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना है जहां गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम होगा। पर कहाँ हुआ? आज अमीर और अमीर तो होते जा रहे हैं ना। अंबानी अंटोलिया नाम सुना है ना, एंटिला या एंटोलिया है ना, उस नाम से बंगले बना रहा है, 27 फ्लोर का बंगला है, और गरीबों के पास तो झोपड़ी भी नहीं है। तो कहाँ उसके बंगले में 3 हेलीपैड है,
छत पे 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं, यहाँ गरीब के पास 3 प्लेट नहीं है। क्या है? वाइड गैप। देखा, हैव्स के पास, रिच के पास इतना कुछ है कि वो समा नहीं रहा है, और गरीबी है तो एकदम बेहद गरीबी है। तो ये है हमारे देश में समस्या, बहुत बड़ा गैप है अभी भी। और समस्या किसकी है? इनएफिशिएंट रिसोर्स का यूज। मतलब देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध है हमारे पास, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अच्छे से काम नहीं। कई इंडस्ट्रीज तो सिक हो गई हैं, खास करके जो गवर्नमेंट के अंडर में काम, हाँ, वो लॉसेस में चल रही हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसको चलाई जा रही है। सबसे अच्छा ना एग्जांपल है BSNL। हाँ भाई, तुम यूज कर रहे थे पहले BSNL का सिम, अब क्यों यूज करना बंद कर दिया? क्यों जियो ले लिया तुमने? ले लिया जियो या एयरटेल ना, इसीलिए क्योंकि BSNL का फुल फॉर्म ही हो गया है BSNL, मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। हाँ, ये तो मजाक करने के लिए कह रहा हूं, बट देखा कितनी खराब इमेज है पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनियों की। तो वो सब सिक इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही हैं, लॉसेस में जा रही हैं। आपको तो पता होना चाहिए, एयर इंडिया इतने लॉसेस में गई कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको पूरा ही एयर इंडिया को बेच दिया टाटास को। अब एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, टाटा के पास। तो ये हो रहा है हाल, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज हो रहे हैं। और समस्या क्या है? प्लानिंग की इतनी कमियां बता दिया मैंने। और समस्या क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ अभी भी स्लो है। अभी हमारे देश में जिस तेजी से पॉपुलेशन राइज हो रही है, क्या उतनी तेजी से रिसोर्सेज मिल रहे हैं? क्या हर जगह पानी उपलब्ध है पीने का? क्या हर जगह पक्की सड़कें हैं? क्या बिजली 24 घंटे हर जगह मिल रही है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसका जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी और रिक्वायरमेंट। तो क्या रीजन रहा है? हाँ, ये तो फेलियर आप समझ गए, अच्छाइयाँ भी बता दी प्लान्स की, बुराइयाँ भी आपको बता दी, पर ऐसे क्या रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये प्लान्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्या क्या कहते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये प्लान्स जो अपने गोल्स थे वो पूरे नहीं कर पाए? पहला रीजन तो ये है कि हमने अनरियलिस्टिक प्लान बनाए। तो जो 5 ईयर प्लान बनाने वाले थे उन्होंने ऐसे टारगेट्स रखे जो अचीवेबल ही नहीं थे। अरे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे थे कि हमको इतने ज़्यादा हाई ग्रोथ चाहिए, जो पॉसिबल है वो बताओ। ओवर एम्बिशियस प्लान, मिलता जुलता पॉइंट है। हाँ, टू मच, मतलब कह सकते हैं उम्मीद लगा रखे थे प्लान के साथ। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन। देखिए, प्लान बनाने वाले लोग और इंप्लीमेंट करने वाले लोग अलग अलग लोग थे। तो नतीजा क्या था? बना कुछ कोई और रहा है, इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है, और इंप्लीमेंट तो हो भी नहीं रहा है पेपर में। हाँ, मतलब सिर्फ पेपर में चीजें बन रही हैं, रोड दिख रहा है पेपर में दिख रहा है, पावर हाउस दिख रहा है पेपर में दिख रहा है, सड़कें बनी हुई हैं चौड़ी चौड़ी और सब पेपर में बनी है। एक्चुअल में जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, सड़क ही गायब है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे देश। कोऑर्डिनेशन नहीं था, स्पेशली गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के बीच में। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है एक अच्छे प्लानिंग के लिए। इवन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, और आज भी नहीं है। हाँ, आज भी नहीं है। एग्जाम्पल दे दूँ, वेस्ट बंगाल और हाँ ममता दीदी और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। या कहें बिहार का और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। कहाँ तरक्की होगी? अरे भाई, जब दोनों एक लाइन से सोचेंगे, पब्लिक के हित का सोचेंगे, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, देश ग्रो करेगा। तो हो गया ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और समस्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने कहा अभी बहुत सुधार की, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। और समस्या क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? अफसरशाही। अर्थात गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में फाइल्स हैं, फाइल्स को क्या करना होता है, भरना होता है, पेपर वर्क करना होता है, और तब प्लान चलते हैं। तो ज़्यादातर काम पेपर में तो हो गया, और पेपर को पास होने में, साहब के पास पहुंचने पे, उनकी साइन होने के लिए आपको कुछ नीचे से सरकाना पड़ेगा, तब जाके आपकी फाइल पास होगी। तो डिलेस, रेड टेपिज्म, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्लान्स क्या हो रहे हैं, कागजों में ही रह जा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए ना, जो आपके शहर में जो ओवरब्रिज बन रहा है, हाँ, जो तुम्हारे शहर में जो नया फ्लाईओवर बन रहा है, कितने साल लग जा रहे हैं फ्लाईओवर बनने में। और आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, चाइना में चले जाइए या अमेरिका में चले जाइए, कुछ ही महीनों के अंदर वो बड़े से बड़े फ्लाईओवर्स को कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। हम अभी बहुत स्लो हैं। चलो, और प्रॉब्लम क्या है? हमारी आबादी। हमने इतने रिसोर्सेज डेवलप किए, इतने स्कूल्स बनाए, इतने कॉलेजेस बनाए, इतनी सड़कें बनाई, उससे ज्यादा हमारी आबादी आ गई और हमारे बड़े हुए रिसोर्सेज को खा गई। नतीजा, हम जहां थे
वहां आ गए, यहां बल्कि उससे थोड़ा नीचे भी चले गए, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आइए अब 12th 5 ईयर प्लान के आगे की रास्ते क्या है। 12 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, 2017 में खत्म हो गया। इसके खत्म होने से पहले ही सरकार ने बना दिया नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन खत्म, एक नई गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई, नीति, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसे 2015 में स्टेब्लिश किया। इस नीति गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? अगेन प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस चेयरमैन होगा और सीईओ होगी। कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो इस समय इसमें मौजूद है। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है इनके कामकाज में। तो प्लानिंग कमीशन का एरा तो खत्म। दूसरा, नीति आयोग क्या करती है? फाइनेंस नहीं, क्या फाइनेंस नहीं देती, बल्कि ये क्या मेन फंक्शन करती है? हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट, बनाना और इंप्लीमेंट दोनों करना इसी नीति आयोग का काम है। इसीलिए इंप्लीमेंटेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहे हैं प्लान्स। दूसरा, इट सर्व्स गवर्नमेंट थिंक टैंक। नीति आयोग गवर्नमेंट के लिए सोचती है कि गवर्नमेंट क्या ऐसा करे कि देश के इंक्लूसिव ग्रोथ हो, देश की ओवरऑल ग्रोथ हो। तो इसके लिए वहां थिंक टैंक लगे हुए हैं, अर्थात देश के एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, इकोनॉमिक थिंकर्स लगे हुए हैं इस नीति आयोग में। अब रोल ऑफ नीति आयोग तो मैंने कहा 3 मेन फंक्शन करती है। थिंक टैंक का काम करती है, गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजी बताती है, प्लानिंग्स बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंटेशन देखती है होता हुआ, सिर्फ बनाने लेती है प्लान को लागू करवाना और देखना कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर वो प्लान पूरे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो इससे पहले नहीं हो रहा था। हाँ, इसीलिए जो आजकल जो आप देख रहे हैं जो रोड्स बन रही है वो तड़ातड़ जल्दी जल्दी टाइमली प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है पर बन जरूर रही है, आधी अधूरी नहीं छूट जा रही है। इसीलिए जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो बन जरूर रहे हैं, थोड़ा स्लो जरूर बन रहे हैं पर टाइम बाउंड है। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कोऑपरेशन कर रही है देश में। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है देश का, ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देश के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्लान्स बनाना है, देश की पॉलिसीज को, एक डेवलपमेंट गोल्स को, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना है। हाँ भाई, ये करा रही है इंप्लीमेंट, और सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में यस स्मूथ इंटरेक्शन हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, पॉलिसी फॉर्मेशन हो सके, गवर्नमेंट को एडवाइस करना। मैंने बताया था गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, गवर्नमेंट को यही सलाह देती है कि सर ये वाला नया नियम लाइए, ये वाला इंश्योरेंस लाइए, या ये वाला वेलबींग का काम करिए। हाँ, सरकार जो योजनाएं लाती है ना, कृषि कल्याण योजना, फलाना कल्याण योजना, ये सब कौन बता रहा है? ये सब गवर्नमेंट को राय ये नीति आयोग देती है। और तो और देश में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप और मैं जो 5G स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, जो 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, इवन आप जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ वो जो आजकल यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत स्क्रॉल ऑफ द यस आपके मोबाइल से ही क्या कर रहे हो, किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर या मंगवा ले रहे हो, ये सब इस टेक्नोलॉजी का कमाल है और इस सब के पीछे नीति आयोग है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, और आपसे कहूंगा नोट्स के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि ये नोट्स मैंने आपके लिए सिंपल और इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए हैं। कहां मिलेंगे आपको नोट्स? तो हमारा ऐप सर तरुण रूपानी डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाइए चेक करिए, सर तरुण रूपानी डाउनलोड करिए, और ऐसे और इस सारे सब्जेक्ट्स के, मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स वहीं से डाउनलोड कर दीजिए। मिलते हैं, बाय।